ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां विक्रम नाम का एक गरीब किसान रहता था। विक्रम के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी राधा और एक बेटा मोहन था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। विक्रम के पास गांव में अपनी एक ज़मीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो ज़मीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी ज़मीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपनी ज़मीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे ज़मीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी ज़मीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस ज़मीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के राधा से राय लेकर देखता हूँ, वो क्या कहती है इस बारे में। विक्रम तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाता है। राधा, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। विक्रम की आवाज सुनकर राधा वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ राधा, मुझे तुमसे एक विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? राधा, तुम तो जानती हो हमारी ज़मीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज़्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूँगा तो कहीं उसकी मिट्टी और ख़राब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस ज़मीन पर खेती करना छोड़ दूँ। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूँगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी ज़मीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई ज़मीन नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और मोहन की पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, एक बार जाकर गांव के जमींदार अंकल से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं, वो आपकी ज़रूर कोई मदद करेंगे। हाँ राधा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि अंकल अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है राधा, तो मैं कल सुबह सुबह ही अंकल से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह विक्रम जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार को आवाज लगाता है। अंकल, क्या आप घर पर हो? विक्रम की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ विक्रम बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ अंकल, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा। बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? विक्रम फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? अंकल, मेरे पास एक ही ज़मीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक ज़मीन है, तुम उस पर खेती करो। अंकल, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी ज़मीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है अंकल, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। विक्रम जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। विक्रम अपने घर पहुंचकर राधा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ राधा, अब मैं अंकल के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह विक्रम जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है, अंकल की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए राधा को बोल कर जाता हूँ। राधा, जरा यहाँ आना तो। विक्रम को बुलाता सुन राधा वहां आती है। बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ राधा, सुनो, अंकल का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और मोहन खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वो लेकर ही जाना। फिर क्या था, विक्रम अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूं तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूं। विक्रम अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। विक्रम को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है।
सांप के काटने के कुछ समय में ही विक्रम चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ विक्रम सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और राधा विक्रम का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख मोहन पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार अंकल के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझकर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। मोहन की बात सुनकर राधा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब राधा देखती है कि विक्रम अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। कि घर पहुंचकर उनसे विक्रम के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार अंकल। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? अंकल, विक्रम कल गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? विक्रम कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ अंकल, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि विक्रम कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले रामू को विक्रम को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद रामू जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। ये क्या, विक्रम का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। रामू वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। रामू जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ रामू बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए, और क्या तुम्हें विक्रम मिला? रामू जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। रामू जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी राधा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। रामू, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं राधा बेटी को लेकर वहां आता हूँ। रामू को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार राधा को समझाने लगता है। राधा बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से विक्रम ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार राधा को लेकर विक्रम को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और रामू वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और राधा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा विक्रम बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। राधा विक्रम के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है विक्रम की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर विक्रम की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर विक्रम के अंदर कुछ ज़्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और ये अब कब होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य विक्रम की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले विक्रम को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो राधा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम विक्रम की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और मोहन के लिए कुछ पैसे भेजता रहूँगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। जमींदार फिर वहां से राधा को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां मोहन आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर राधा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वो बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे?
बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालोगी, घर का खर्च देखोगी। माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। मोहन की ऐसी बातें सुन राधा भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वो बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर राधा मोहन को वहाँ से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब विक्रम का ठीक होने का इंतज़ार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह राधा सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते जमींदार अंकल। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और विक्रम की तबीयत अब कैसी है? अंकल, विक्रम की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, बोलो ना बेटा, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? अंकल, मैं चाहती हूँ कि जो ज़मीन आपने विक्रम को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाज़त दे दीजिए, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और मोहन की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं अंकल, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाज़त दे दीजिए, मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी और मोहन को अफसर बनाऊंगी। जमींदार राधा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर राधा जमींदार की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में राधा की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है, मुझे लगता है राधा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो विक्रम का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं राधा को मेरे गांव के अंदर वाली ज़मीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है राधा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाज़त तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ अंकल, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गाँव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नज़दीक भी एक खेत है, तुम वहाँ काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और विक्रम का दोनों का ख्याल रख पाओगी। अंकल, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है अंकल, वो खेत मेरे घर से नज़दीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं मोहन की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? अंकल, मुझे काम करना ही होगा। विक्रम का सपना था कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। मोहन की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार राधा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। राधा ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे राधा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वो दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वो मोहन की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। राधा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच विक्रम की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और राधा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक विक्रम को होश आ गया। विक्रम को होश में आते देख राधा बहुत खुश हो गई। विक्रम, तुम्हें होश आ गया? भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। राधा, मैंने तुम्हें और मोहन को बहुत परेशान किया।
नहीं विक्रम, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। विक्रम धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने राधा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। मोहन की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वो एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। राधा का त्याग और विक्रम का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ के त्याग की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है।